नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 10+ MCQ सीरीज पार्ट 3 में। यहाँ पर हम स्टैंडर्ड 10 या 10 से अधिक MCQ लेके आते हैं आपके लिए, ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बखूबी समझ सकें कि वह किस दिशा में है। 10 MCQ आपको डेली सॉल्व करना चाहिए, यह परखने के लिए कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वह सही दिशा में है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं। और एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तक आपको इसी तरह तैयारी करनी चाहिए, और एग्ज़ाम के 1 महीने के अंदर जब लास्ट के 1 महीने बचते हैं तब आपको पूरे MCQ पूरा पेपर सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। उसके पहले आपको तैयारी इसी तरह करनी चाहिए, ज़्यादातर स्टैटिक पार्ट और 10 या 20 MCQ डेली सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन से MCQ हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य व्यास परियोजना के भाग हैं? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश व्यास परियोजना का भाग नहीं है, बाकी तीनों राज्य पंजाब, हरियाणा और राजस्थान व्यास परियोजना के भाग हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 3, यानी ए आपका सही ऑप्शन होगा। ए आपका सही ऑप्शन होगा। और आपको एक फैक्ट और बता दें कि व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। पोंग बांध व्यास परियोजना का ही हिस्सा है, जिससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पानी भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना दार्जिलिंग में स्थापित की गई। पहला कथन है। दूसरा कथन है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना की स्थापना 1902 ईस्वी में की गई है। यह फैक्ट वाले क्वेश्चन है। तो भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना दार्जिलिंग के सिद्रपोंग में है। ये 1897 में बनाई गई थी। और दूसरा कथन, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना की स्थापना 1902 में हुई थी, कर्नाटक में कावेरी नदी पर। तो यानी ये दोनों कथन सही हैं। तो 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। सी आपका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो जारी करता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए श्रम ब्यूरो जारी करता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और जो कुछ चयनित उद्योगों में कार्यरत श्रमिक वर्ग और परिवार होते हैं, उनके जीवन यापन की लागत पर मूल्य वृद्धि का क्या प्रभाव है वह मापता है। यानी जो लागत है और जो मूल्य में वृद्धि हुई है उसका प्रभाव क्या क्या है, ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मापता है श्रम ब्यूरो औद्योगिक श्रमिकों के। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑपरेशन ग्रीन्स, उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, खुला बाजार बिक्री योजना। तो ऑपरेशन ग्रीन्स खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से है। उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना, ये भी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अप्लाई करी गई है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये तो ऑब्वियसली है। और खुला बाजार बिक्री योजना ये नहीं है। खुला बाजार बिक्री योजना जो है भारतीय खाद्य निगम के तहत समय पर स्टॉक की विक्रय और खरीद का कार्य करता है, खुला बाजार बिक्री योजना। और बाकी तीनों योजनाएं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित हैं। तो यानी कौन सा संबंधित नहीं है? तो चौथा, खुला बाजार बिक्री योजना इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय निरीक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी, फैक्ट वाला क्वेश्चन है, 1994 में। 1994, ऑप्शन डी। 1994 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय निरीक्षण बोर्ड की स्थापना की गई थी। यह कार्य क्या करता है? वाणिज्यिक बैंकों और गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों, भारतीय समाशोधन कॉरपोरेशन तथा प्राथमिक विक्रेताओं का निरीक्षण करता है। ये इसका कार्य है। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार मिनहाज ने दिल्ली का आदर्श सुल्तान किस शासक को कहा है? आजकल मिडल जो हिस्ट्री है, मध्यकालीन इतिहास, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए हमने इसको शामिल किया है। इतिहासकार मिनहाज ने दिल्ली का आदर्श सुल्तान शासक किसको कहा है? सुल्तान किस शासक को कहा है? तो नसीरुद्दीन महमूद को। ऑप्शन ए आपका सही है। नसीरुद्दीन महमूद को मिनहाज ने आदर्श सुल्तान कहा है। इनकी प्रसिद्ध किताब है तबकाते नासिरी मिनहाज की, यानी ये नसीरुद्दीन शाह के दरबारी थे, इन्होंने आदर्श सुल्तान कहा है मिनहाज को, नसीरुद्दीन महमूद को मिनहाज ने। अगला क्वेश्चन, किस शासक की नीति गाजर एवं छड़ी के सिद्धांत पर आधारित थी? कैरेट एंड स्टिक, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कहा जाता है इसको, गाजर एवं छड़ी का सिद्धांत। तो ये था अकबर की राजपूत नीति थी। अकबर जो था वो राजपूतों के लिए ये सिद्धांत का प्रयोग करता था, या तो गाजर ले लो या छड़ी ले लो, मतलब या तो आप हमारी प्रलोभन में आ जाओ, नहीं तो हम आप पर आक्रमण कर देंगे, वैवाहिक संबंध या आक्रमण। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल का सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान कौन था?
तो ये था जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, जिसको मारकर अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी प्राप्त कर ली थी। तो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी जो था वह सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान था, 70 वर्ष की आयु में सुल्तान बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यद्यपि मैंने कुरान नहीं पढ़ा है, ना मैं कभी रोज़े रखता हूँ और ना ही कभी शुक्रवार की नमाज में सम्मिलित होता हूँ, फिर भी मैं सच्चा मुसलमान हूँ। यह कथन किस शासक का है? तो यह कथन है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहा था कि यद्यपि मैंने कुरान नहीं पढ़ा है, ना ही कभी रोज़े रखता हूँ और ना ही कभी शुक्रवार की नमाज में सम्मिलित होता हूँ, फिर भी मैं सच्चा मुसलमान हूँ। ये कथन उसी का था। अगला क्वेश्चन है, चरी, करी एवं घरी, ये तीनों कर हैं, ये कर लगाने वाला शासक कौन था? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ही था। चरी, करी और घरी याद करने में भी आसान है। चरी, करी एवं घरी कर। चरी पशु पे चराई के लिए और घरी गृह कर के लिए इस्तेमाल किया जाता है था। और इसने कई प्रकार के कर व्यवस्था लागू की, भू राजस्व के लिए और खम्स यानी जो लूट का धन होता था उस पर कर लगाया, और बाज़ार व्यवस्था भी लागू की। नगद वेतन की भी प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। तो इस तरह से कई सारी व्यवस्थाएं लागू की थी, और यह नास्तिक भी था, जैसा कि आपने पिछले प्रश्न में देखा। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में फैक्ट याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया सन 2007 में। यूपीए कार्यकाल में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका लक्ष्य था 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि में 4% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना था, और ये 100% केंद्र द्वारा अनुदानित योजना थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? ये आपका पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। कौन सा सही नहीं है? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन एवं उनके व्यापार से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 16 सितंबर 1985 को अपनाया गया, जो ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों की रोकथाम से संबंधित है। सतत विकास एजेंडा 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ। सतही ओजोन के निर्माण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश तथा कार्बन मोनोऑक्साइड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए है, बिल्कुल सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1985 को नहीं, 1987 में, 1987 में ये आपका लाया गया था, 1987 में। और ये ओजोन परत को नष्ट करने के लिए है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये 1987 में 16 सितंबर 1987 को लाया गया था, 85 में नहीं। सतत विकास एजेंडा 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ, सही है। सतही ओजोन के निर्माण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश तथा कार्बन मोनोऑक्साइड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, यानी ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और अपने आगे की पढ़ाई की तैयारी कर सकते हैं। हम आपके लिए फिर लेके आएंगे अगला पार्ट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।